अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत आलमी हेडलाइंस को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है। इस मकसद के लिए उन्होंने जो है अपना डेलीगेशन, अपना 7 रुकनी जो है डेलीगेशन जो है, इनफैक्ट 7 डेलीगेशन अपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के लिए पूरी दुनिया में भेजे हुए हैं, जो भारतीय गोदी मीडिया के झूठ को सच साबित करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मगर उसके बरक्स जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जाम ऑफेंसिव है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का सारा फोकस अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने के ऊपर है, बजाय इसके कि हम कोई चार्जशीट लेकर जाएं जैसे भारत चार्जशीट लेकर गया हुआ है। मगर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय मदाखलत के अंदर जो तमाम स्टैंड ऑफ हुआ, इसके बावजूद भी कमी नहीं आई है। उसी तरीके से प्रॉक्सी टेररिज्म मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। सिंध तास मुआहिदा अभी भी नबेंस है और भारत बार बार जंग की धमकियां दे रहा है। तो इस तमाम तनाजुर के अंदर आलमी कवानीन जो है वो कहाँ खड़े, इंटरनेशनल कम्युनिटी किस जगह पर खड़ी हुई है, भारतीय बयानियां क्यों इतनी बुरी तरह पिट गया है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है, अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाती है कि कोई भी मुल्क जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बनने के बाद खुद ही किसी मुल्क पर हमलावर हो जाता है, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर, ये इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ये कहाँ खड़ा है, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, तमाम चीज़ें रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद माजिद बशीर साहब, फॉर्मर जज है, लीगल एक्सपर्ट हैं, कानूनी माहिर है और इन तमाम जो है उमूर के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जब माजिद साहब, हमने देखा कि इस वक्त जो है वो भारत के पास एक तवील चार्जशीट है अगेंस्ट पाकिस्तान और उसके पास एविडेंस नहीं है, सिर्फ रेटरिक है, जबकि पाकिस्तान के पास कंक्रीट एविडेंस है, डोजियर्स है, सबूत और शवाहिद है भारतीय रियासती दहशतगर्दी के हवाले से। क्या लगता है आपको, जो भारतीय प्रॉक्सी टेररिज्म है उसमें तो शिद्दत आ गई है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि अभी तक जितना भी पाकिस्तान जिस महाज पे, जिसमें मीडिया भी है, जिस पे बैनुल-अक़वामी आपके सफारती ताल्लुकात भी हैं और जो भी फोरम हैं, पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद की है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का किरदार बड़ा मुस्बत रहा है। पाकिस्तान ने इस वॉर में जो अभी इंडिया के साथ आपकी हुई है, पाकिस्तान ने एक भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं की। यानी पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया है, जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के नीचे एक कौम को ये हक है कि जब उस पर कोई एग्रेशन करे तो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो पाकिस्तान की कोई कंप्लेंट नहीं है। इंडिया ने बहुत सारी वायलेशन की है, जिसमें एक वायलेशन जिसका भी आपने जिक्र किया है, ये इंडस वाटर ट्रीटी है। देखिए, दुनिया के जो कवानीन हैं, जो इस किस्म के बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं, उसको कैसे लेके चलना है, उसके ऊपर एक लॉ है जिसको हम कहते हैं वियना कन्वेंशन का लॉ है, जो कि ट्रीटीज़ के मुतल्लिक़ है 1969 का। वो कहता है कि हर ट्रीटी को इंतहाई अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, उसमें कोई बाइस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई चीज़ें ऐसी ना हो जिससे मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हो। तो ये है पहली वो शक्ल जो बैनुल-अक़वामी कवानीन जो आप मुल्कों पे लागू करते हैं। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी में सबसे बड़ी बात ये कि इसको सस्पेंड करने और टर्मिनेशन की कोई क्लॉज नहीं है इंडिया पाकिस्तान की तरफ से। मतलब कहने का ये कि इंडिया पाकिस्तान, जब ये 1960 में, ये लॉन्गेस्ट बाय द वे इंटरनेशनल ट्रीटी है दो मुल्कों के दरमियान जो वाटर के ऊपर है, पाकिस्तान की तरफ से कभी भी कोई वायलेशन नहीं है। इंडिया ने पहली दफ़ा ये दुनिया में बावर कराने की कोशिश की, जिसका नाम रखा सस्पेंशन और हेल्ड इन अबेंस, जिसका आप जिक्र कर रही थी। ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया के जो IVT है, इसके अंदर इसकी कोई क्लॉज मौजूद नहीं है। तो अब फिर पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर बैनुल-अक़वामी वो कवानीन लगते हैं जिसके नीचे ये ट्रीटी चलते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आर्टिकल 42, आर्टिकल 57 और आर्टिकल 60 ऑफ द वियना कन्वेंशन, जो कि बैनुल-अक़वामी कवानीन को कैसे ऑपरेट करना है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर मुल्कों के दरमियान कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है और उसके अंदर कोई टर्मिनेशन की क्लॉज है, तो फिर इस तरह टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में ये क्लॉज है ही नहीं। इसकी एक क्लॉज है 9, जिसके तहत अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो 2 एलिमेंट होंगे। एक तो टेक्निकल डिस्प्यूट होगा जिसको टेक्निकल लोग देखेंगे, और दूसरा है कोई और डिस्प्यूट इंटरप्रिटेशन का इंडस वाटर ट्रीटी का, तो वो आप इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा सकते, एक आर्बिट्रेटर पॉइंट होगा। पाकिस्तान का स्टांस ये है कि आप ये सस्पेंड नहीं कर सकते, आप इसको हेल्ड इन अबेंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान लोअर रेपेरियन कंट्री है, इंडियन हायर
ये ना अपर ओपिनियन। अच्छा, इसमें ये भी आप देखिए कि चीनी तर्जुमान विक्टर गाओ का बार बार मौक़िफ़ भी आ रहा है। वो कहता है कि जो सलूक भारत खुद नहीं चाहता कि उसके साथ किया जाए, क्योंकि ये तमाम दरिया इनका ओरिजिन चीन ही है, तो उसमें जो है वो चीन अपर राइपेरियन है, भारत लोअर राइपेरियन है। अब ना अगर जो है एक खित्ते के अंदर ऐसी तनाव की सूरत बनती है, तो चीन ने एक और ऑफ़र भी दी है कि जो है नए आबी मुआहदों की सख्त खित्ते में ज़रूरत है और उसकी ज़मानत चीन दे सकता है, चीन गारंटी दे सकता है। आपको क्या लगता है कि इस किस्म का कोई आबी मुआहदा उसकी गुंजाइश है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस इंडिया के हरकत से जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी में की है, चाइना ऑटोमेटिकली इसका फ्रीक बन गया है। क्योंकि आपने सही कहा कि ये सारे के सारे इसकी ओरिजिन जो है इन सारे रिवर्स की वो चाइना के अंदर है। तो चाइनीज़ ये कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो फिर हम आपका भी रोक सकते हैं। दुनिया में ये रवाज नहीं है कि लोगों के पानी रोके। जब देखें नील कितने मुल्कों से गुजरता है, चाइना के कितने सी दुनिया में से गुजर के जाते हैं, यूरोप में कितने आपको पता रिवर हैं जो गुजर के जाते हैं। ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत होती है कि आप किसी का पानी रोक लें। जब भी जानता है इंडिया के पाकिस्तान की 80% ज़राअत जो है इस पानी पे मुनहसर है। सिंध और पंजाब का सारा जो आपको पता बरानी इलाका जो है जिस पर पानी नहीं होता, उस पर सारे का सारा ये पानी यूज़ किया जाता है। तो इंडिया की ये हरकत समझ से बाला तार है। लेकिन मैं इसके अंदर जो इंडिया की चालाकी है वो बताना चाहता हूँ। इंडिया की चालाकी ये है कि इसको अबेंस कर दिया, सस्पेंड नहीं किया, लेकिन टर्मिनेट भी नहीं किया। लेकिन ये इस वक्त रोकना भी सस्पेंशन और टर्मिनेशन के मुतरादिफ है। क्योंकि जब आप पानी रोक लेंगे, चाहे ये कह के रोकेंगे ये अबेंस है, चाहे ये कह के रोकेंगे हम आपसे मुआहदा नहीं करते, तो ये बात तो एक ही हुई। चाइना इस बात को बार बार दुनिया में बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंडिया ये हरकत करेगा तो चाइना भी वो हरकत कर सकता है जो इंडिया पाकिस्तान के साथ कर सकता है। अच्छा, आप ये भी देखिए कि जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इस वक्त हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसमें आ गया था कि हम जो है आर्बिट्रेशन का इंतज़ाम कर सकते हैं, और उसमें उन्होंने ये भी बता दिया था कि अबेंस वाली कोई गुंजाइश इसमें मौजूद ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता कोई फ़रीक। तो इस तनाजुर में एक जानिब जो है वो भारतीय इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनके जो तजिया निगार हैं, उनकी जानिब से एक और नुक्ता भी उठाया जाता है। वो ये कहते हैं कि भाई इस वक्त जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। हमने गज़ा के अंदर देखा कि वहाँ पर मलबे तले बैनुल-अक़वामी कवानीन दब गए। तो इस तनाजुर के अंदर भारत को एक शय मिलती है, वो उसका जवाब बनाते हैं कि भाई हम जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला इस वक्त हिसाब है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कन्वेंशन और ये जो इदारे हैं जैसे आर्बिट्रेशन वगैरह के लिए वर्ल्ड बैंक के आलमी इदारे हैं, क्या वाकई में इनका कोई लिवरेज नहीं होगा भारत के ऊपर अगर सिंध ताश मुआहदे की बात कर ली जाए उस तनाजुर में भी? बिल्कुल होता है। जब आप नज़र ये आता है, ज़ाहिरी तौर पर नज़र ये आता है कि जब बैनुल-अक़वामी कवानीन की कोई पासदारी ना करे और वो मुतवातर उसकी वायलेशन करता है तो लगता है शायद बैनुल-अक़वामी कवानीन ख़त्म हो गए हैं या उनका कोई असर नहीं है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान ने इतनी अच्छे तरीके से अपना केस दुनिया में प्लीड किया है। एक सपोर्ट नहीं है इंडिया को, ना अमेरिका ने दी है। अमेरिका ने भी कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे अबेंस करना गलत है। ये अमेरिका की भी आवाज़ है, इसीलिए अमेरिका ने इंटरवेंशन की। मैं समझता हूँ कि इंडिया अपना केस प्रॉपरली लड़ नहीं सका, इसलिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो दुनिया में छोड़ दिया है। ये ग्रुप ये नहीं कह रहा कि इंडस वाटर ट्रीटी में उन्होंने क्या किया है, वो बताना चाह रहा है कि पाकिस्तान ने इंटरवेंशन किया इंडिया के अंदर। अब आप नोट करें कि पाकिस्तान ने सबसे पहले ही कहा था और दुनिया ने भी ये कहा कि आप वो सबूत लेके आएँ, सबूत दिखाएं, उसके बाद बात करें। ये सबूत मांग रहे हैं, सबूत तो है नहीं। दुनिया ने भी यही कहा, चाइना ने भी यही कहा, दुनिया की जो टॉप की मोस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा इंडिया से कि आप शवाहद लेके आएँ, इतनी जल्दी में आप वॉर ना करें। इंडिया ने ये बात नहीं सुनी। तो इंडिया का ये मौक़िफ़ अब दुनिया में नज़र इस तरह आता है कि इंडिया जब भी कोई अपनी अंदरूनी मामलात को ठीक करने की कोशिश करता है, अपनी पॉपुलैरिटी को, अपने इलेक्शंस को, तो पाकिस्तान के ऊपर एक छोटा सा इस किस्म का ड्रामा या सेल्फ मेड फ्लैग ऑपरेशन करवा के पाकिस्तान को जलील करने की कोशिश करता है। लेकिन इस वॉर से एक चीज़ अब वाज़ेह हो गई है, यूनाइटेड नेशन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। यूएन के चार्टर के नीचे सिक्योरिटी काउंसिल इन दोनों मुल्कों का केस सुन भी सकती है, कोई रिलीफ भी दे सकती है, इंटरवेंशन भी कर सकती है। क्योंकि दुनिया के पीस और सिक्योरिटी को अगर मेंटेन करना है यूनाइटेड नेशन ने, तो ये तो दो न्यूक्लियर पावर हैं। अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट अनअटेंडेड चला गया, किसी ने इस पर गौर ना किया, तो हो सकता है ये वॉर फिर दोबारा शुरू हो। अच्छा, आपने चूंकि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा किया तो सवाल फिर उसी तनाजुर में बनता है, भारत जो है वो एक बड़ा न्यूक्लियर इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। उसने मुतअद्दिद बार साबित किया कि मुतअद्दिद ऐसे एक रिपीटेड पैटर्न है, रेडियो एक्टिव मटेरियल की वहाँ पर स्मगलिंग हो रही है, बाकायदा रियासती इदारे उसके अंदर मुलविस हैं। फिर हम ये भी देखते हैं
हैं कि वहाँ पर डोमेस्टिक रेगुलेटरी बॉडी भी वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। एक ऐसा मुल्क है ब्रह्मोस मिसाइल खुद ही ऑटोमेटिक उनसे फायर हो जाता है किसी दूसरे मुल्क के अंदर। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो भारत है वो उनकी यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी कतई तौर पर किसी भी मामले में नहीं है, क्योंकि आपने स्मगलिंग का पैटर्न तो देख ही लिया है। इस तनाजुर के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकती है कि जो भारत है उसकी न्यूक्लियर रेकलेसनेस को रोका जाए? देखिए, इंडिया की जो इस वक्त शक्ल दुनिया के सामने आई है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर दुनिया में इमर्ज कर गए, जिससे इंडिया की तजारत पर असर पड़ेगा। आपने देखा इंडिया अपने सारे नेबर कंट्री को खो बैठा है। बांग्लादेश में उनका डिस्प्यूट हो गया है, नेपाल उनसे दूर है, पाकिस्तान उनसे दूर है। अब अफगानिस्तान में आपने देखा होगा कि चाइना का बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं वो मामलात के अंदर चाइना और अफगानिस्तान ट्रेड भी कर रहा है, वहाँ पे आपको पता है डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं। तो आप देखती जा रही हैं, श्रीलंका के साथ भी इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है। इंडिया की यही वजूहात, न्यूक्लियर पावर होने के बाद इररिस्पॉन्सिबल रवैया जिसको कहते हैं, उससे दुनिया उससे भाग गई है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इंडिया एक इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना न्यूक्लियर स्टेट दुनिया में नज़र आती जा रही है, और दुनिया इसके ऊपर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान इसी बात को लेके यूनाइटेड नेशन में, अभी आपने स्पीच सुनी पाकिस्तान का जो वहाँ पे मंदुबीन है, उन्होंने इंडिया की यही बात दोहराई है कि इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट होके वो हरकतें कर रहा है जो एक न्यूक्लियर स्टेट को, एक जो बनना चाहता है सुपर पावर इंडिया, लेकिन उसकी वो सारी हरकतें दुनिया में कंडेम की जा रही हैं कि आप इस तरह की हरकतें करके रीजन में सिक्योरिटी का मामला क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा माजिद साहब, ये एक ऐसा मुल्क भी है जो कि बड़े वेग किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर थोपता है। दहशतगर्दी के हवाले से अगर हो जाए, अगर मुज़ाकरात के ऊपर ये दोनों ममालिक बैठते हैं, तो पाकिस्तान जो है उसने मुतअद्दिद बार दुनिया को भी ये दिखाया। हमने देखा कि यूएन की इंस्पेक्शन टीम्स पाकिस्तान के अंदर आती रहीं। FATF से हम ऐसे तो नहीं निकले, हमने तो बड़े स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स किए, उसके बाद हम निकले थे वहाँ से। तो क्या हमारा मुकदमा इसी लिहाज से ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नहीं? हमने दुनिया के सामने प्रूफ किया, हमने जो है FATF से निकल कर दिखाया, तमाम मजबूत तरीन मरबूत तरीन इकदामात किए, हमने इतनी एक्सटेंसिव लेजिस्लेशन भी की। दहशतगर्दी का जो इंडिया का बयानिया है उसके ऊपर अगर बात भी होती है, इसमें से क्या निकलेगा? देखिए, पहली बात है कि इंडिया अपने आप को आज़ाद कराना चाहता है कश्मीर के इशू से। पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट तो चल रहा है, वो कश्मीर की वजह से है। इंडिया ने जो हरकत की है, 370 का जो कानून लगाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 35A वाला जो लगाया है, इससे दुनिया में उसने कश्मीर की शक्ल बदल दी। अब इंडिया बज़ाहिरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू कश्मीर को रिजॉल्व करना नहीं चाहता। तो अक़वाम मुत्तहिदा तो था जो ये कहता था कि हम एक रेजोल्यूशन, एक निगोशिएशन के थ्रू कश्मीर का मसला हल करेंगे। जब ये किया, और इसको छुपाने के लिए अब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम कि पाकिस्तान कश्मीर में इंटरवेंशन करता है। भी पाकिस्तान कहाँ से इंटरवेंशन करता है? वो तो कश्मीरी लोग अपने हक़ खुद इरादियत के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपके खिलाफ उठते हैं। उसको पाकिस्तान के साथ अटैच करके बार बार ये बात दुनिया में बताई जाती है। दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट उस वक्त तक रहेगा जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता। अब इस मसले को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने IWT का सहारा लिया। IWT जो है ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की वो खिलाफ वर्जी है जिस पे पूरी दुनिया मुत्तफिक है इंडिया के खिलाफ। इंडिया जैसे जैसे ये हरकतें करता जा रहा है, ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इंडिया आने वाले सालों में एक बहुत प्रॉब्लम पैदा करने वाला मुल्क बन जाएगा, और अपने अंदर भी बहुत सारी जिसे कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। मिसाल के तौर पे उनकी चिकन नेक स्टेट जो हैं, वहाँ पे आज़ादी की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। बांग्लादेश ने इंडिया से काफ़ी एरियाज़ वापस मांगने शुरू कर दिए जिस पे इंडिया ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। नेपाल और इंडिया के रिलेशन आपको पता ही है कभी भी अच्छे नहीं रहे। चाइना ने जो है वो पूरी टेरिटरी जो है वो जंगनन उसका नाम रख दिया है, फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश। ये मैं, और इंडिया के अंदर बज़ाते खुद मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इंडिया के ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं, वो जो बातें हो रही हैं, इंडिया के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है दूसरे अकलीती लोगों के साथ, वो आपके सामने जो नए कवानीन बना के मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है, पंजाब के अंदर सिखों के साथ जो किया जा रहा है, तो ये सारी बातें इंडिया के अंदर बजाते खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक न्यूक्लियर स्टेट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके दुनिया में कभी प्रॉस्पर नहीं करेगा, वो खित्ते के लिए प्रॉब्लम बनेगा। दुनिया को इसको देखना चाहिए। वे आउट बता देता हूँ, पाकिस्तान ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन में इस केस को लेके जा चुका है। अब पाकिस्तान के पास कुछ बैनुल अक़वामी कवानीन और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के नीचे जिसे कहते हैं ना रिलीफ है, वो पाकिस्तान को ज़रूर लेना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी टीम एक लीगल बनानी चाहिए, अपनी एक एक्सपर्ट टेक्निकल टीम भी उस पर बनाएं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर,
اور اپنا مقدمہ بالکل اسی طرح سفارتی طور پہ لڑیں جیسے آپ عدالتوں میں مقدمہ لڑیں. اچھا بڑا آپ نے زبردست نقطہ اٹھایا کہ جو بھارت ہے چونکہ وہ ایک نیوکلیئر ارسپانسبل ریاست ہے تو اس کے حوالے سے پاکستان کو اپنا مقدمہ ساتھ وہاں بھی لڑنا چاہیے. اور ایک اور فرنٹ بھی ہے, ہم نے دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جو پراکسی ٹیررزم ہے وہ پاکستان کے اندر شدت اختیار کر گئی ہے. صرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک اب محدود نہیں ہے, ہم دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ پراکسی ٹیررزم جو ہے آگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی. اس تناظر کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ٹھوس شواہد بھی ہیں, بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے یہ تمام کے تمام جرائم کیسے رکھا جائے, اس حوالے سے ہمارے کیا ٹاکنگ پوائنٹس ہو سکتے ہیں, مقدمہ کیسے لڑیں؟ دیکھیں پاکستان نے, آج بھی میں آرمی چیف کا بیان پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. آپ کلبھوشن یادو والا کیس آپ کے پاس ہے. پاکستان نے اور بھی بہت سارے انڈیا کے جاسوس جو ہیں ان کو پاکستان نے پکڑا بھی ہوا ہے, پاکستان انویسٹیگیشن بھی کر رہا ہے. جتنی انوالومنٹ ہے انڈیا کی بلوچستان کے اندر, اور بلوچستان کی جو اینٹی اسٹیٹ فورسز ہیں ان کو جو سپورٹ کرتا ہے, پاکستان بہت سالوں پہلے یہ باتیں یونائٹڈ نیشن میں اٹھا چکا ہے اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو بین الاقوامی طور پہ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچا چکا ہے. لیکن جو بات سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا یہ پراکسی وار برملا کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں پاکستان کے اندر. انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں مسٹر مودی, آپ بھی ان کا ذکر کر دیں, وہ برملا چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں کہ میں آپ پاکستان کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں, میں پاکستان کے ساتھ یہ کروں گا. مطلب کہ یہ دیکھیے ماجد صاحب, کہیں آپ نے دنیا کے اندر یہ اگزامپل دیکھی ہے کہ کسی نیوکلیئر پاور سٹیٹ کا سربراہ دوسرے ممالک کو جو ہے یا مخالف ریاست کو یہ کہہ رہا ہو کہ جی میری گولی تو ہے ہی, نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہو کہ بھائی اپنی ریاست کے خلاف بغاوت کر دو, یہ تو نیو لو نہیں انہوں نے اسٹیبلش کر دیا. میں کہتا ہوں یہ ایک بالکل انکنونشنل, جس کو نا غیر روایتی جسے کہتے ہیں نا لہجہ ہے ایک پرائم منسٹر کا. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا آپ پرائم منسٹر جب بولے گا, پاکستان کے پرائم منسٹر نے تو کوئی بات نہیں کی, پاکستان کے آرمی چیف نے تو کوئی بات نہیں کی, انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بین الاقوامی قوانین اور سفارتی آداب کے نیچے کی ہیں. یہ جو باتیں آپ سن رہی ہیں مودی سے, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کرنے والا ہوں, میں نے آپ کو پانی روکا بھی آپ چلانا شروع کر رہے ہیں, میں یہ نہیں چھوڑوں گا, یہ ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو اچھی بات ہے, چائنا اس میں اب فریق بن گیا. کیوں فریق بن گیا چائنا؟ چائنا خطے کی سیکیورٹی اور پیس کو بہت اہمیت دیتا ہے, اور چائنا کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کو ان کاموں سے نہ روکا گیا تو یہ ریجن جو ہے یہ خراب ہوگا. اور یہ بات یونائٹڈ نیشن کے حق میں جاتی ہے کہ ایک سپر پاور, آپ کو پتہ چائنا آپ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک پرماننٹ ممبر ہے, جو سارے معاملات دنیا میں دیکھا کہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے بین الاقوامی قوانین کی یا دنیا میں کہیں پیس کا کوئی ایشو ہے تو یہ 5 ملک جو ہیں جس کو P5 کہتے ہیں, یہ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. تو ہماری خوش قسمتی کہ چائنا اس خطے میں ہے, اور اس ایشو کا جس کا آپ ذکر کرتی ہیں IWT, اس کا ڈائریکٹ لنک بھی چائنا کے ساتھ ہے. تو چائنا بھی پھر اسی طرح کرے گا جو انڈیا کر رہا ہے, وہ اس کے پاس بھی یہ رائٹ ہے. بڑا رائٹ ہے. اچھا آپ نے چونکہ ایک اور بھی ذکر کیا کہ چونکہ چائنا بھی فریق ہے تو ایک کوئک ٹیک آپ کی اس کے اوپر ہو جائے. چائنا ایک اور معاملے کا بھی فریق ہے, وہ ہے کشمیر. کشمیر جو ہے وہ اب ایک بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے, اس کے اوپر سالسی کی آفرز آ رہی, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آفر کر دیا. اس تناظر کے اندر جب کہ بھارت نے بلینس آف ڈالرز انویسٹ کر کے اس کو ایک نارمل اسٹیٹ بنانے کی دکھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں بن سکا. اب ہم اس کو کیپٹلائز کیسے کریں کہ جب کشمیر کا معاملہ دوبارہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے؟ دیکھیں انڈیا نے ہمیشہ ثالثی کی مخالفت کی ہے. وہ انڈیا کا آپ بیان پڑھ لیں, پاکستان کے تو اس پہ ابھی تک کوئی سفارتی طور پہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا, لیکن انڈیا نے بہت دفعہ کہا کہ ہم شملہ معاہدے کے تحت اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. لیکن 370 آرٹیکل لگانے کے بعد 39A لگانے کے بعد انڈیا کا جواز ختم ہو گیا نا. کشمیر کے اوپر تو وہ سٹانس لے گیا کہ یہ میرا ہے. اب یونائٹڈ نیشن کا رول ہے, چائنا کا رول ہے, امریکہ کا رول ہے کہ انڈیا کو کہے کہ آپ پیچھے ہٹیں, وہ جو آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ہیں وہ غلط ہیں. اس طرح ملکوں پہ, اس طرح ڈسپیوٹڈ ایریاز پہ جو یونائٹڈ نیشن کے انڈر ابھی چل رہے تھے, اس کی ریزولوشن ابھی بننی تھی, اس کو ریزالو ہونا تھا, آپ نے اس کو پہلے ہی اپنے فیصلے کے نیچے لے کے ختم کر دیا. یہ معاملہ اب بین الاقوامی طور پہ اٹھے گا. کیوں کہ وہ سلوشن اب انڈیا نے وہ دروازہ بند کر دیا ہے. وہ کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے دنیا کے جتنے بھی فورم تھے اقوام متحدہ کے لیے اس کو بند کر دیا. تو پھر ملک اب انڈیا سے کہیں گے کہ آپ کو یہ سارے معاملات
ٹھیک کرنے پڑیں گے. اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بڑی خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا کہ کشمیر کا معاملہ جیسے بھارت نے تمام دروازے بند کر دیے تھے, تمام ایک غصبانہ قبضے کو انہوں نے کنکریٹ شکل دے دی تھی, مگر یہ جو بھارتی جارحیت ہے, پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف جاری ہوا, اس کے بعد کی جو اسٹریٹجک ایکویشن سامنے آئی اس کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ وہ دوبارہ ایک عالمی مسئلہ بن کے سامنے آیا ہے, اور اس کے اوپر اب باقی کے ممالک اور عالمی برادری باقاعدہ جو ہے بھارت کو انفلوئنس کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی کہ وہ کشمیر کے معاملے کا ایک دیر پا پائیدار سولوشن نکالے. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.